अनपढ़ नंदों ने बसाया विधवा भाभी का घर। बस करो अनन्या, और कितना झगड़ोगी मुझसे? क्यों ना झगड़ूं? तुमसे प्यार करके मैंने तुमसे शादी की और मेरे ससुराल में मेरे साथ इतना गलत किया जा रहा है। गलती हो गई जो मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बना लिया। मुझे भी अगर पता होता कि मेरे पढ़े लिखे होने की वजह से तुम्हारे घर वालों के कलेजे पर सांप लौटने लगेगा, पूरा दिन मुझे नौकरानी की तरह काम कराएंगे, तो मैं भी कभी इस घर में बहू बनकर नहीं आती। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है। सबने मुझे पागल समझ लिया है। पहले मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती थी, अब तुम भी मुझे नहीं समझ रही हो, ना मेरी कोशिशें देख रही हो। नहीं रहना मुझे यार तुम्हारे साथ। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। जा रहा हूं मैं, और प्रार्थना करना कि दोबारा कभी आऊं ही ना। इतना कहकर अरुण घर से निकल जाता है और अनन्या अपने कमरे में रोने लगती है। वहीं हॉल में बैठा पूरा परिवार ये सब सुन लेता है। देख रही है माँ जी, शादी करके आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और देवर जी को इसने घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। बस कीजिए बड़ी भाभी, कितना भड़काएंगी मम्मी पापा को। सारी गलती इन दोनों अनपढ़ नंदों की है। इनकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई है। खुद के लिए अब शब्द बोल कर निकला है मेरा लड़का। अब बस भगवान से प्रार्थना कर कि मेरे बेटे का एक बाल भी बाका ना हो, वरना देखना मैं क्या करती हूँ। आखिर वो क्या कारण है कि अरुण और अनन्या के बीच झगड़ा हुआ और अरुण घर छोड़कर निकल गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनन्या की सास ने अनन्या को इतनी बड़ी धमकी दी? आइए ये जानने के लिए कहानी के शुरुआती दिनों में पहुंचते हैं। अरुण देखो, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है और अब हम दोनों ही सेटल हो गए हैं, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अनन्या, बस तुम कुछ दिन रुक जाओ। परसों मैं अपने गांव जाऊंगा और अगले हफ्ते तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊंगा। फिर धूम धड़ाके से हम दोनों शादी करेंगे यार। सच अरुण? हाँ अनन्या, बिल्कुल। अनन्या और अरुण हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अरुण अपने बड़े से गांव के घर में आता है, जहां पंडित दीनदयाल जी पूरे परिवार को अरुण के लिए लड़कियों का रिश्ता दिखा रहे होते हैं। रामलाल, शारदा जी, ये लड़कियां आपको जरूर पसंद आएंगी। माँ पापा, अरुण आ गया है। कैसा है मेरे छोटे भाई? नमस्ते मम्मी पापा। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते भाभी। मैं ठीक हूँ। और मेरी चुलबुली बहनों, तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है, पर आप बहुत पतले लग रहे हो। पतला तो होगा ही, ये पागल शहर में खुद का ध्यान कहाँ रखता है। मम्मी पापा, ये आप लोग पंडित जी के साथ क्या कर रहे हैं? हम शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए पंडित जी के साथ तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या, मैं तो यहाँ सभी को अनन्या के बारे में बताने आया था। कहीं इन्होंने पहले से मेरे लिए कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली है? पंडित जी माफ कीजिएगा, फिलहाल आपसे आज्ञा चाहिए थी। जी भला बेटे, जब तुम्हें सही लगे मुझे बुला लेना। इतना कहकर पंडित दीनदयाल घर से निकल जाते हैं और अरुण पूरे परिवार के साथ सोफे पर बैठता है। अरुण, तूने पंडित जी को वापस क्यों भेज दिया? दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं शहर में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, वहाँ की एक लड़की मुझे बहुत पसंद है और वो मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम भी करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आप लोग शहर चलकर लड़की से मिल लीजिए या फिर मैं उसे यहाँ लेकर आ जाता हूँ आप लोगों से मिलाने। खबरदार जो ऐसी हरकत की, ना हम उस लड़की से मिलने जाएंगे और ना ही उस बदचलन लड़की के कदम हमारे घर में पड़ेंगे। पापा क्या कह रहे हैं आप? वो लड़की कोई बदचलन नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है। कोई भी हो, पर तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी। तेरी शादी उसी से होगी जिसे हम पसंद करेंगे। पर पापा, क्यों शादी करके भाभी के साथ भैया को रहना है? अगर लड़की भैया की पसंद की हो तो ये ज्यादा अच्छी बात है ना। ननन जी, माना आप अनपढ़ हैं, पर क्या आपको इतना भी नहीं पता कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोले हम? हमारे भैया की पसंद का सवाल है और हम अनपढ़ जरूर है, पर हम में इतना दिमाग है कि हम सही गलत समझते हैं। देख रहे हैं आप लोग, हमारे घर की बेटियों में हमसे ज्यादा दिमाग है। ननन जी, मेरे माता पिता के सामने तो आज भी मेरे गले से आवाज नहीं निकलती है और आप दोनों अपने माता पिता के खिलाफ आवाज उठाती हैं। भाभी, आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आप हम दोनों अनपढ़ ननन से जलती हैं, क्योंकि हम आपकी दाल जो नहीं गलने देते हैं। जबान संभाल कर प्रीति और कीर्ति,
तुम दोनों अपनी बड़ी भाभी से बात कर रही हो? तेरे बाप दादा ने कभी लव मैरिज के बारे में नहीं सोचा, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई लव मैरिज के बारे में सोचने की? चुपचाप अपने कमरे में जा, हम तेरे लिए लड़की पसंद कर लेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करते हुए अरुण कमरे में चला जाता है। शाम के वक्त प्रीति और कीर्ति अरुण के कमरे में आ जाती हैं। भैया कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसे आपने पसंद किया है? क्या फर्क पड़ता है कौन है? मम्मी पापा तो हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, यही सोच रहा हूँ। भैया इतनी जल्दी हार मान गए आप तो पढ़े लिखे हैं, अपने प्यार के लिए लड़ना आपको आना चाहिए। मम्मी पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं यार। मैं प्यार के लिए लड़ सकता हूँ, पर अपने माता पिता के खिलाफ थोड़ी ना लड़ सकता हूँ। तो भैया अपने प्यार के लिए लड़िए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। कीर्ति और प्रीति अरुण से कुछ बातें करती हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन अरुण गांव के एक मंदिर में प्रार्थना कर रहा होता है। वहीं पूरा परिवार मंदिर के प्रांगण में कृष्णलाल और पूर्णिमा के साथ बैठा होता है। जी मुझे तो यह रिश्ता मंजूर है। जी मुझे भी मंजूर है। ठीक है, तो हम बड़े शादी की तारीख निकलवा लेते हैं, तब तक बच्चों को भी भगवान का आशीर्वाद लेने भेज देते हैं। कृष्णलाल अपनी बेटी पूर्णिमा को मंदिर में बैठे अरुण के पास भेजता है। जी मैं पूर्णिमा, बाबा ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है। जी मैं कह रही हूँ, आपका नाम अरुण जी है ना? बाबा ने हमें आपस में बात करने बोला। अरुण पूर्णिमा के सामने बहरे होने की झूठी एक्टिंग करता है। इसे पूर्णिमा सच समझ बैठती है और आकर अपने पिता के कानों में बता देती है। रुक जाइए रामलाल जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? ये बात तो आपको खुद से पूछनी चाहिए थी ना। कृष्णलाल अपनी बेटी पूर्णिमा को लेकर वापस चला जाता है। ऐसे ही रात के वक्त पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे उस लड़की के भाग्य फूटे थे, वो जो हमारे भैया से शादी करने के लिए मना कर दिया उसने। अरे कोई बात नहीं, मैंने और नीलम ने भी एक रिश्ता ढूंढा है। अरुण बस कल तुम फूलों के बागीचे में लड़की से मिलने चले जाना। अगले दिन अरुण अच्छे से तैयार होकर गांव के सुंदर फूलों के बागीचे में रिद्धिमा के पास पहुंचता है। जी नमस्ते, मुझे मम्मी पापा ने आपसे मिलने भेजा है। अरुण एक स्माइल करता है जिससे अरुण के सामने के दोनों काले और गंदे दांत दिखते हैं। नमस्ते, मुझे भी मेरे भैया और भाभी ने भेजा है। छी, इसके सामने के दो दांत कितने काले हैं। मम्मी पापा ने इसे मेरे लिए पसंद किया है। जी मुझे आप बहुत पसंद आई। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर आपके सामने के दो दांतों पर क्या हुआ है? जी ये तो खोड़ है। डॉक्टर ने कहा है कि बढ़ते बढ़ते मेरे पूरे मुंह में हो जाएगा। ये सुनकर रिद्धिमा उल्टे पांव भाग जाती है और अरुण अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने दांतों पर लगा काला रंग पोंछ लेता है और अपने घर लौट आता है। आखिर हर लड़की देवर जी के लिए ना क्यों कह दे रही है? ये रिश्ते ठीक ही नहीं थे, अब मैं देखूंगा रिश्ता। अगले दिन अरुण पास के गांव के सबसे बड़े जमींदार सूर्य नारायण और मीनाक्षी के घर आता है। मीनाक्षी, ये रामलाल जी के छोटे बेटे हैं। इनसे मैंने अपनी परी की शादी की बात चलाई है। ये उसे ही देखने आए हैं। जी लड़का तो बहुत अच्छा है। बेटा क्या लोगे, चाय या कॉफी? सोफे पर बैठा अरुण बच्चों की तरह इठलाने लगता है। आंटी आंटी, मुझे कॉम्प्लेन पीना है, कॉम्प्लेन, वो भी 2 चम्मच। कॉम्प्लेन पीना है? अरुण बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस तरह बच्चों की तरह इठला क्यों रहे हो? मैं बताता हूँ। अचानक रामलाल सूर्यनारायण के घर पहुंच जाता है। ये पापा यहाँ कैसे आ गए? कहीं ये समझ तो नहीं गए कि सारे रिश्ते मैं एक्टिंग करके कैंसिल करवा रहा हूँ। रामलाल जी, क्या हुआ आपके बेटे को? वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? भाई साहब माफ कीजिएगा जी, मुझसे गलती हो गई, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अपने मान सम्मान को तार तार कर रामलाल अरुण का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए सूर्य नारायण के घर से बाहर निकल जाता है और फिर अपनी गाड़ी से दोनों अपने घर पहुंचते हैं।
साहबजादे ने उस लड़की के चक्कर में खुद को गूंगा, बहरा, घोड़ा और पागल बना लिया है और पूरे समाज में हमारी हंसी हो रही है। सब कह रहे हैं कि रामलाल का छोटा बेटा पागल है, गूंगा है, बहरा है। जी आहिस्ता बोलिए, जवान लड़का है, कहीं बुरा ना मान जाए। मानता है, बुरा तो मान जाए, पर अब मैं भी इसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से ही करवाऊंगा। ऐसे ही रात होती है, अरुण अकेले में प्रीति और कीर्ति के पास जाता है। ए प्रीति, कीर्ति, तुम लोगों ने जैसे जैसे बताया था मैंने वैसे वैसे ही एक्टिंग की, पर अब तो पापा ने दोबारा पंडित जी को कोई घरेलू लड़की ढूंढने के लिए कह दिया यार, और इस बार हमारा तिकड़म काम नहीं आएगा। भैया, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। आपको जो लड़की पसंद है आप उन्हें अच्छे से समझा दीजिए कि जब रिश्ता आए तो शांत और सुशील बनकर रहना है, जैसा पापा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बाकी पंडित जी को हम समझा देंगे। अरुण फोन कर अनन्या को कीर्ति और प्रीति का प्लान बताता है। वहीं अगले दिन कीर्ति और प्रीति पंडित दीनदयाल से मिलती हैं और उन्हें अरुण और अनन्या के प्यार के बारे में बताती हैं। अरे बेटी, मेरा काम तो भगवान के बनाए रिश्तों को जोड़ना है, और इस रिश्ते को जोड़ने के लिए एक छोटा सा झूठ मैं भी बोल दूंगा। अब भगवान की मर्जी मुझे पाप दे या पुण्य। अगले दिन पंडित दीनदयाल पूरे परिवार को अनन्या की तस्वीर दिखाते हैं। जी बिल्कुल गाय जैसी बच्ची है, बड़ों का आदर सम्मान और संस्कार इसकी नस नस में भरे हुए हैं। घर से बाहर निकलना क्या होता है ये तो बच्ची को पता ही नहीं है। अरे वाह, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। हमने भी अपनी बच्चियों को कभी बाहर नहीं निकलने दिया। ये पढ़ाई लिखाई वगैरह सब लड़कों के लिए होती है, लड़कियों को इन सब जगह जाना भी नहीं चाहिए। आप ये रिश्ता पक्का कर दीजिए पंडित जी। शहर के नाटक मंडली वालों को माता पिता बना अनन्या अरुण के परिवार वालों से मिलती है, जहां दोनों परिवारों के बीच अनन्या और अरुण का रिश्ता तय हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद तय तारीख के दिन धूमधाम से अरुण और अनन्या की शादी होती है। और फिर घूंघट में अनन्या अपने ससुराल में गृह प्रवेश कर कीर्ति और प्रीति के साथ अरुण के कमरे में चली जाती है। थैंक यू सो मच ननन जी, अगर आप दोनों नहीं होते तो हमारी शादी भी नहीं हो पाती। भाभी, हम दोनों अनपढ़ जरूर है, पर वो क्या कहते हैं, मॉडर्न दिमाग है हमारा। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न। भाभी, अब तो आपको यही रहना है, हम आपसे अंग्रेजी सीखकर और मॉडर्न बन जाएंगे। अपने प्लान में कामयाबी हासिल कर दोनों अनपढ़ ननद बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन अनन्या सिर पर पल्ला रखे हॉल में आती है। मुझे अभी से देवरानी जी को दबा कर रखना पड़ेगा। देवरानी जी, ये घूंघट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है आपका, आपका चेहरा तो दिख रहा है। बड़ी भाभी, चेहरा तो आपका भी दिख रहा है, आप भी गले तक घूंघट कीजिए। तुम लोग बहुत बोलने लगी हो। बहू, तू नई नवेली दुल्हन है तो घूंघट कर और घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर अपनी पहली रसोई बना। बाहर धूप में मिट्टी के चूल्हे पर? गैस चूल्हा होते हुए भी मिट्टी के चूल्हे पर पहली रसोई क्यों बनानी है माँ? प्रीति और कीर्ति, अपनी भाभी को जवाब देते देते अब तुम लोग माँ से भी सवाल जवाब करने लगी हो। हाँ, आप लोग झगड़िए मत, मैं अभी पहली रसोई बनाकर लाती हूँ। गले तक घूंघट करके अनन्या तेज धूप में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है और आसपास की पड़ोसने अनन्या को देख रही होती है। ऐसा लग रहा है कि ज्वालामुखी के अंदर बैठी हूँ। पहली रसोई में खाना पकने की जगह कहीं मैं ही ना पक जाऊं। अरे वाह, वो देखो शारदा बहन की बहू गले तक घूंघट करके मिट्टी की चूल्हे पर रसोई बना रही है। बड़ी छाट कर लेकर आई है शारदा बहन अपनी बहू। गर्मी में झुलसते हुए अनन्या अपनी पहली रसोई बनाती है और घर में जमीन पर सभी को खाना परोसती है। वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। भाई वाकई बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ भाभी, बड़ी भाभी से बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। देवरानी जी को अभी एक दिन हुआ नहीं कि मेरी जगह लोग इसकी तारीफ करने लगे हैं। अच्छा ही है, मुझे खाना बनाने से मुक्ति मिलेगी। आज से हम सबके लिए खाना देवरानी जी ही बनाएंगी। नहीं बड़ी भाभी, छोटी भाभी आपको खाना बनाना सिखाएंगी और आप खाना बनाइएगा। आपको भी तो अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। मेरी दोनों नंदे अनपढ़ जरूर है पर बहुत तेज है। ये दोनों हर बार मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ देती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन अनन्या अपने घर की रसोई में अपनी सास और जेठानी के साथ सब्जियां बनाते हुए उनमें पैकेट के मसाले डाल रही होती है। देवरानी जी, पंडित जी ने तो कहा था कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। हाँ जेठानी जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो फिर आपको कैसे पता कि किस पैकेट में कौन सा मसाला है? वो दरअसल मैं मसालों की खुशबू से पहचान जाती हूँ कि कौन सा मसाला है।
जैसे कि गरम मसाला थोड़ा तीखा होता है और सब्जी मसाला थोड़ा कम तीखा। जैसे सब्जी मसाले में थोड़ी कम गंध होती है और चिकन मसाले में थोड़ी ज्यादा गंध होती है। बहू, तुझ में असली गृहिणी के गुण है, शाबाश। ऐसे ही हंसी खुशी अनन्या अरुण के साथ अपने ससुराल में रहती है। तभी एक दिन क्या कर रही है भाभी? कुछ नहीं, घर का काम हो गया है तो बैठी हूँ। चलिए भाभी, हम आपको गांव के आम के बगीचे में लेकर चलते हैं, वहाँ हम आम तोड़कर खाएंगे। अनन्या अपनी दोनों अनपढ़ ननदों के साथ गांव के बागीचे में आती है और आम तोड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा, हे भगवान, आधे घंटे से सिर दुख रहा है, अब लगता है कोई दवाई खानी पड़ेगी। पर घर में तो सर दर्द की कोई दवाई है नहीं, शायद नई बहू के पास कुछ हो, उससे पूछ लेती हूँ। शारदा अनन्या के कमरे में आती है। अरे ये बहू बिन बताए कहाँ चली गई? मैं खुद ही दवाई ढूंढती हूँ। शारदा अनन्या की अलमारी में सिरदर्द की दवाइयां ढूंढने लगती है। तभी शारदा को अनन्या का ऑफिस आईडी कार्ड मिलता है। ऐसी ही एक चीज अरुण को भी उसके ऑफिस से मिली है, पर इसमें अनन्या बहू की तस्वीर क्यों है? कहीं इसका मतलब? शारदा का सिरदर्द गुस्से में बदल जाता है और शारदा सभी को आवाज देते हुए हॉल में आती है। ए जी, अरुण, नीरज, बड़ी बहू, यहाँ आओ सब। क्या हुआ माँ? जरा ये देखकर बताना क्या है ये? माँ, ये तो छोटी बहू के ऑफिस का कार्ड है। छोटी बहू किसी ऑफिस में काम करती थी। पूरे परिवार के सामने अनन्या का राज खुल जाता है। तभी अनन्या अपनी दोनों अनपढ़ नंदों के साथ ढेर सारे आम लेकर घर आती है। ये देखिए, मैं कितने सारे आम लेकर आई हूँ। बहू, क्या तुम पढ़ी लिखी हो और शहर के किसी ऑफिस में काम करती थी? अरुण, तू जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की कौन थी और तूने उससे क्या कहा? माँ, वो लड़की अनन्या ही है। मैं अनन्या से ही प्यार करता था और मैंने अनन्या से ही शादी की है। और मैं पढ़ी लिखी हूँ और शहर में अरुण के साथ काम भी किया करती थी। देखा आप लोगों ने कैसे इसने हमारे देवर को सिखा पढ़ाकर घर में झूठ बुलवाकर शादी की है। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैंने साफ मना किया था कि अरुण की शादी इस लड़की से नहीं होगी, फिर भी तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। पापा, भैया भाभी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया, ये सारा प्लान हमारा था और झूठ बोलना उनकी मजबूरी थी क्योंकि आप उनके प्यार को नहीं समझ रहे थे। चुप हो जाओ तुम दोनों, अनपढ़ होने के बाद भी तुम दोनों ने इतना दिमाग लगाया। अगर तुम दोनों को घर से बाहर भेज दिया होता तो आज तुम दोनों भी इस बच्चलन की तरह हमारी इज्जत भुलाकर किसी लड़के से शादी करके चली गई होती। अब मेरी और अनन्या की शादी हो चुकी है, अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अरुण अनन्या को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और फिर अगला दिन आ जाता है। आज खाने में क्या बनाना है? आज सारा खाना छोटी बहू बनाएगी, वो भी घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर, क्योंकि उसे झूठ बोलना और खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। मुझे प्यार से इनकी नाराजगी ठीक करना होगा, इसलिए मैं इनकी बात मानूंगी। अनन्या बिना कुछ बोले चुपचाप घर के बाहर घूंघट ओढ़कर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और खाना बनाकर जैसे ही अनन्या घर में आती है, नीलम ढेर सारे गंदे कपड़े लाकर अनन्या के सामने फेंक देती है। जेठानी जी, इतने सारे कपड़े? इन सभी कपड़ों को अपने हाथों से धोना है। जेठानी जी, इतने सारे कपड़े मेरे हाथों से धोने पर हाथ खराब हो जाएंगे। तूने मेरी इज्जत खराब कर दी और अपने हाथों की पड़ी है तुझे। आज से घर में जितने भी मेहनत के काम है सब इस मैडम से करवाना। अनन्या सारे गंदे कपड़े हाथों से धुलती है। ऐसे ही समय बीतता है और फिर दोपहर के खाने के वक्त। ये क्या, इतनी मेहनत के बाद मेरे लिए खाना ही नहीं बचा। मैंने तो खाना ज्यादा ही बनाया था, मेरे हिस्से का खाना कहाँ गया? अनन्या की नजर घर की खिड़की के बाहर अनन्या के हिस्से का खाना कूड़े में फेंक रही शारदा पर पड़ती है। फिर शारदा घर में आती है। मम्मी जी, आपने जानबूझकर मेरे हिस्से का खाना कूड़े में फेंक दिया ना? ऐसा क्यों किया आपने? तो जैसी नीच औरत को हमारे घर में खाना नहीं खाने दिया जाता है। मम्मी जी, मैंने ऐसी कौन सी नीच हरकत की है? लड़की होने के बावजूद तो यहाँ वहाँ जाया करती थी, इससे ज्यादा नीच और कौन होगा? मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की सोच इतनी छोटी है। छी! इतना कहकर अनन्या अपने कमरे में चली जाती है। अरुण अपने कमरे में आता है और दोनों में आज पहली बार जम के झगड़ा हुआ होता है। पति पत्नी का झगड़ा हॉल तक पहुंच जाता है और अरुण बहुत बुरा बोल के घर से निकल जाता है। अनन्या अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। ऐसे ही रात के 2 बजते हैं और अरुण के एक्सीडेंट की खबर आती है। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है और गांव वाले अरुण की डेड बॉडी लेकर आते हैं। अनन्या अरुण को पकड़कर रोने लगती है। उठो अरुण, उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो अरुण। इस मनहूस की वजह से ही मेरा बेटा मरा है और देखा अब कैसे नाटक कर रही है।
तभी रामलाल एक चाबुक लेकर आता है और अनन्या की पीठ पर बरसाने लगता है। तभी प्रीति और कीर्ति आकर अनन्या को घेर लेती हैं और 2 चाबुक उनकी पीठ पर भी लगते हैं। ये क्या कर रहे हैं पापा आप? भाभी के लिए इतनी मुश्किल की घड़ी है और आप भाभी को चाबुक से मार रहे हैं। मम्मी पापा, अभी आप दोनों शांत हो जाइए। पहले हमें अरुण का अंतिम संस्कार करना है। नीरज और रामलाल अरुण का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आज अनन्या एक विधवा की तरह सफेद साड़ी में बेसुध बैठी होती है और घर में एक नाई आया होता है। जल्दी इस मनहूस का मुंडन कर दीजिए। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? भाभी के इतने अच्छे बालों को आप लोग क्यों कटवाना चाहते हैं? तुम दोनों हट जाओ। प्रीति, कीर्ति, सामने से हटो। इस नागिन ने मेरे बेटे को खा लिया है, इसे तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। नाई गुमसुम और सदमे में बैठी अनन्या की तरफ बढ़ता है। तभी प्रीति और कीर्ति नाई के हाथ से उस्तरा छीन लेती हैं। अगर आप लोगों ने भाभी का मुंडन करवाया तो हम भी अपना आधा मुंडन करके पूरे गांव में घूमेंगे। फिर आप लोग बताते रहिएगा कि बेटे ने आधा मुंडन क्यों करवाया है। ये 2 अनपढ़ ननंद हमेशा नियम कानून में नुक्स निकालती रहती है। मम्मी पापा, इसका मुंडन करवाने को रहने दीजिए। कहीं इन दोनों अनपढ़ों ने सच में खुद का मुंडन कर लिया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। रामलाल नाई को वापस भेज देता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन अनन्या पूरे घर को खाना बनाकर खाना खिलाती। तभी शारदा, हे करमजली, आज से तू सिर्फ दिन में 1 बार खाना खाएगी और इस तरह का मसालेदार खाना नहीं, सिर्फ रोटी और मिर्च खाएगी, समझी? बेसुध अनन्या चुपचाप एक सूखी रोटी और मिर्च खाकर अपना दिन गुजारती है। प्रीति और कीर्ति ये सब देख रही होती है और शाम को प्रीति और कीर्ति अनन्या के कमरे में समोसे लेकर जा रही होती है कि तभी वहां नीलम पूरे परिवार के साथ आ जाती है। ये देखिए, ये दोनों इस विधवा को समोसे खिलाने ले जा रही हैं। क्यों ना खिलाएं भाभी को समोसे? सुबह से आपने भाभी को एक सूखी रोटी और मिर्च खिलाई है और अब तक भाभी ने कुछ नहीं खाया है। कुछ बात बड़ों की भी मान लिया करो। ये बड़े बुजुर्गों का बनाया नियम है। विधवा औरत पूरे दिन में सिर्फ 1 बार सूखी रोटी खा सकती है और उन्हें जरूरत भी क्या है दिन में 3 बार खाना खाने की। परंपराओं से टक्कर नहीं ली जा सकती। यहाँ तर्क करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, हम भाभी को समोसे नहीं खिलाएंगे। प्रीति और कीर्ति वापस चली जाती हैं। रात होती है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं और प्रीति और कीर्ति खाना लेकर अनन्या के कमरे में आती हैं। अनन्या गुमसुम बैठी होती है। भाभी, ये क्या हाल बना लिया है आपने? चलिए कुछ खा लीजिए। भाभी कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? भाभी अभी तक भैया की मौत को मान ही नहीं पाई है। इतना कहकर प्रीति अनन्या को अपने कंधे का सहारा देती है और कीर्ति अपने हाथों से अनन्या को रोटियां खिलाने लगती है। भाभी, भैया आप जा चुके हैं। कब तक उनके दुख में आप ऐसे बैठी रहिएगा? भैया आपको जहाँ से भी देखते होंगे बहुत रोते होंगे। भाभी, बहुत रोते होंगे। इतना कहकर कीर्ति और प्रीति रोने लगती हैं, जिससे अनन्या की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं और अनन्या के मन में दबा सारा दर्द आंसुओं के जरिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, इतनी तेज गर्मी हो रही है कि कोई मजदूर नहीं मिल रहा खेतों में काम करने के लिए। मजदूर की क्या जरूरत है? ये नागिन क्या सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? कुछ काम नहीं करेगी क्या? ए मनहूस, सुन, हमारे खेत जा और काम कर और नंगे पाँव जाना। खबरदार जो तूने आज से कभी चप्पल पहनी। अनन्या नंगे पांव खेत में चली जाती है और तेज धूप में खेत में काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद अपनी सहेलियों के साथ प्रीति और कीर्ति अपने खेत की तरफ से गुजरती हैं। कीर्ति दीदी, वो भाभी है ना? हाँ, पर भाभी इतनी तेज धूप में खेतों में काम क्यों कर रही है? वो भी नंगे पाँव। और भाभी का चेहरा देख, पूरा लाल पड़ गया है। प्रीति और कीर्ति तुरंत अपनी विधवा भाभी के पास आती हैं। भाभी, आप नंगे पाँव इतनी बुरी हालत में खेत में काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं विधवा हूँ, मुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने का हक नहीं है, इसलिए। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए आप घर चलिए। भाभी को पहले थोड़ा पानी पिला देते हैं। प्रीति और कीर्ति अनन्या को गांव के कुएं के पास लेकर जाती हैं और कुएं से पानी पिलाती हैं। तभी वहां गांव के लोग और सरपंच हरिशंकर पहुंच जाते हैं। राम 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 राम, पूरा कुआं अशुद्ध करवा दिया इस मनहूस का हाथ लगवाकर। पूरा कुआं शुद्ध कर दिया। अब इस कुएं की पूजा करवानी पड़ेगी, वरना कोई भी इस कुएं से पानी नहीं पी पाएगा। अगर तुम लोग रामलाल जी के परिवार से संबंध नहीं रखते तो तुम तीनों को इसी कुएं में फेंकवा देता मैं। आइंदा से कभी अपनी विधवा भाभी से गांव की किसी भी चीज को हाथ मत लगवाना। तुम जाओ, निकलो यहाँ से। हरिशंकर की डांट सुनकर दोनों अनपढ़ ननदे अपनी विधवा भाभी को लेकर घर चली आती हैं। कुएं वाली बात घर तक भी पहुंच गई होती है। क्या जरूरत थी तुम लोगों को अपनी विधवा भाभी को
गांव के कुएं से पानी पिलाने की। सरपंच जी का फोन आया था, कितना बुरा भला कह रहे थे वो। भाभी के हाथ लगाने से कोई चीज अपवित्र कैसे हो सकती है? ये क्या बकवास बात है? तुम दोनों अपनी जबान संभाल लो। तुम दोनों ने अब पापा से सवाल जवाब करना भी शुरू कर दिया है। अरे जिस औरत से शादी करके महीने भर में उसका पति मर गया, उस औरत से ज्यादा मनहूस और काला साया किसका हो सकता है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना गला घोट दूंगा तुम तीनों का। जा रहे हैं, पर आज से भाभी खेतों में काम नहीं करेगी, वरना अनाज अपवित्र हो जाएगा, फिर आप लोग वो खा नहीं पाएंगे। दोनों अनपढ़ ननदे अपनी विधवा भाभी को संभालते हुए कमरे में लेकर आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम ननदे अपनी चप्पल पहनकर अनन्या को मेले में लेकर आई होती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण के जाने के बाद आप दोनों ही मेरा ध्यान रख रही हैं। वो सब छोड़िए, हम आइसक्रीम लेकर आते हैं। प्रीति और कीर्ति आइसक्रीम लेने चली जाती हैं। तभी फोन पर बातें करते हुए विकास अनन्या से टकरा जाता है। तभी प्रीति और कीर्ति वापस लौट आती हैं। अंधे हो क्या? दिखता नहीं है? फिर बाद में मुझ विधवा पर ही दोष आएगा। हे अनन्या, तुम? विकास, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना यहाँ हैंडीक्राफ्ट मेला लगा हुआ है। मैं तो वो देखने आया था। भाभी, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये विकास है, मेरा फ्रेंड। अनन्या, अरुण को क्या हो गया? अनन्या विकास को अरुण के बारे में बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुबह सुबह अनन्या घर वालों के सामने आ जाती है। आज आप लोग काम पर मत जाइएगा। सुबह सुबह इस विधवा ने अपना चेहरा दिखाकर सारे नक्षत्र खराब कर दिए हैं। छी, आप लोग कितनी दकियानूसी ख्यालात रखते हैं। चिंता मत कर, बहुत जल्द तुझे हमारी दकियानूसी ख्यालातों से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने एक लड़का पसंद किया है, वो कल आ रहा है तुझे देखने। अगले दिन विकास कीर्ति को देखने रामलाल के घर आया होता है। बेटा, ये मेरी बड़ी बेटी कीर्ति है, कैसी लगी तुम्हें? अंकल, मुझे तो आपकी बेटी फोटो में ही पसंद आ गई थी। वो तो मम्मी पापा ने कहा कि एक बार तुम भी मिलाओ, तो मैं चला आया। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक मुसीबत जाए दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी। हमें छठ मंगनी पट ब्याह करना है, इसलिए हम इस हफ्ते ही शादी का मुहूर्त रख रहे हैं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन रामलाल धूमधाम से कीर्ति की हल्दी करवाता है। छोटी भाभी कहाँ है? उन्हें भी बुलाइए मेरी हल्दी में। उस मनहूस का नाम मत ले अपनी हल्दी में। विधवाओं को शादी के रिवाजों में नहीं बुलाया जाता है। ऐसे ही हल्दी का फंक्शन पूरा होता है और अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है। और आज घर में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। अरे भैया, सही से मंडप लगाओ। अरे भरकर फूल लगाओ, मेरी बड़ी ननंद की शादी है। थोड़ी देर में घर के आंगन में मंडप बनकर तैयार हो जाता है। सभी मेहमान जुट जाते हैं और विकास भी मंडप में आ जाता है। मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी वधू को लेकर आइए भाई। शारदा दुल्हन के जोड़े में तैयार, गले तक घूंघट किए कीर्ति को लाकर मंडप में बिठाती है। जरा उस विधवा के मजे लेकर आती हूँ। उसके विधवा होने के एहसास में उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नीलम अनन्या के कमरे के बाहर आती है। कमरा अंदर से बंद होता है। कहीं कमरा बंद करके ये शादी के पकवान तो नहीं खा रही है? अभी सभी को बुला कर लाती हूँ। नीलम पूरे परिवार को अनन्या के कमरे के बाहर लेकर आती है। शारदा, तुम्हारे पास दूसरी चाबी है ना? दरवाजा खोलो। शारदा दूसरी चाबी से दरवाजा खोलती है। पूरा कमरा खाली होता है और कमरे में अनन्या के विधवा वाले कपड़े पड़े होते हैं। ये तो देवरानी जी के कपड़े हैं, पर वो कहाँ गई? जरूर वो मनहूस शादी में घुस गई होगी। चलो जल्दी। पूरा परिवार हॉल में आता है। तभी तेज हवा से मंडप में बैठी अनन्या का घूंघट खुल जाता है। अरे, शादी के मंडप में छोटी बहू बैठी हुई है। पूरा परिवार घर के बाहर निकल रहा होता है। तभी भीड़ से कीर्ति निकलती है और घर के मेन दरवाजे में ताला मार देती है। तुम दोनों अनपढ़ ये क्या कर रही हो? हमें अच्छे से पता है कि मंडप में तुम्हारी विधवा भाभी बैठी हुई है। विकास बेटे, मंडप में गलत लड़की बैठी हुई है। नहीं ससुर जी, मंडप में बिल्कुल वही लड़की बैठी हुई है। आप सभी मेहमान खड़े खड़े क्यों हैं? एक विधवा की शादी हो रही है, रोकिए उन्हें। सभी मेहमान मंडप की तरफ बढ़ते हैं। तभी प्रीति और कीर्ति पास पड़े डंडे उठा लेती हैं और मंडप को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। जिस माई के लाल में दम है, आगे बढ़े। खोपड़ी खोल कर रख दूंगी। आज हमारी भाभी का घर बसने से कोई नहीं रोक सकता। अरे अनपढ़ हो, तुमने ये सब की तैयारी कब की? मेले के बाद कीर्ति और प्रीति एक बागीचे में विकास से मिलती हैं। अनन्या अरुण को पसंद करती थी, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मुझे अनन्या हमेशा से बहुत पसंद रही है।
और उन अब रहा नहीं तो मैं अनन्या का साथ देना चाहता हूँ। आप अपनी शादी मेरे साथ तय करवाइए, पर शादी के मंडप में हमारी भाभी होंगी। मम्मी तुमने कहा था ना कि विधवा औरत शादी की रस्मों में नहीं आती है, इसलिए हम भाभी की शादी करवा रहे हैं ताकि भाभी हमारी शादी की रस्मों में आ सके। नीरज दरवाजा तोड़ दे। नीरज पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारने लगता है, जिससे दरवाजा टूट जाता है। पंडित जी रुक जाइए। भाई विवाह तो संपन्न हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी और अनन्या की शादी हो चुकी है, इसलिए खबरदार जो किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख भी उठाई, मैंने पहले ही पुलिस कंप्लेंट कर दी है। ननन जी, सही मायने में आप दोनों से ज्यादा समझदार यहाँ कोई नहीं है। आप लोगों ने अपनी विधवा भाभी का घर बसाकर एक नया जीवन दिया है। मैं जीवन भर आप लोगों की कर्जदार रहूंगी। पुलिस सिक्योरिटी के बीच अनन्या विकास के साथ विदा हो जाती है। मम्मी पापा, हमें पता कि आप लोगों को बेइज्जती महसूस हो रही होगी, पर हमारा यकीन कीजिए, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। हमने एक औरत का घर बसाया है। तुम दोनों अनपढ़ ननदों ने बसा लिया ना अपनी विधवा भाभी का घर। अब देखो मैं ऐसी जगह तुम्हारा घर बसाऊंगा जहां तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। रामलाल नंदो के साथ क्या करता है, ये जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।